नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ाने से पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगी। एग्जाम में टेंस के जो क्वेश्चन है 99.9% कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस से। क्यों? क्योंकि टेंथ हम पढ़ते हैं, हम 6th क्लास से टेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। 6th क्लास से हमने 12th क्लास तक टेंस पढ़े, उसके बाद भी हमने टेंस पढ़े, हमने बेसिक चीजें पढ़ ली। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक चीजें नहीं पूछी जाती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन एडवांस चीजों से ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट एडवांस चीजों पे नहीं पहुंच सकते हैं, हम डायरेक्ट एडवांस जो टेंस है वो नहीं सीख सकते हैं। पहले हमें बेसिक सीखना होता है, उसके बाद बेसिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम एडवांस सीख सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस बताऊंगी। सीक्वेंस ऑफ टेंस के मैं सिर्फ और सिर्फ 11 रूल आपको बताऊंगी, और अगर आपने ये 11 रूल अच्छे से समझ लिए ना, रटना नहीं है। देखो, रटाफिकेशन में मैं कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ, आपको सिर्फ समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, वहां पर मैंने एक 10 मिनट का वीडियो डाला था सीक्वेंस ऑफ टेंस का। और बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है, आप अपने सिलेबस में भी देखेंगे, भले ही वो एलडीसी का हो या स्टेनो का हो या फिर कोई अदर एग्जाम का सिलेबस ले लीजिए। फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है टेंस ऑब्लिक सीक्वेंस ऑफ टेंस। टेंस तो हम सब समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है यार, सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होते हैं, फिर वो सर्च करते हैं। मैंने आपको 10 मिनट का एक वीडियो दिखाया, 10 मिनट में मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ाए थे, सिर्फ 10 मिनट में। उस टाइम पे अपने पास डिजिटल पैनल नहीं था, मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाती थी। लेकिन आप सबने इतना प्यार दिया उस वीडियो को कि आज वो जो वीडियो है उस पे 115 के व्यूज हैं। और वास्तव में मेरे पास आज भी इस वीडियो के लिए बच्चों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आपने ये सिर्फ 10 मिनट में पढ़ाया है, हमारे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस टॉपिक को पूरा विस्तार से पढ़ाओ, इसीलिए मैंने आज की क्लास में आपको पूरा डिटेल से सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ाने का डिसाइड किया है, आप सबकी डिमांड पर, आप सबके कमेंट्स के बाद। क्योंकि आपने इस वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दिया था, और आप लोगों के लिए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित हुई थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं 10 मिनट में नहीं पढ़ाने वाली हूँ, उसमें मैंने सिर्फ 10 मिनट में जो जो मेजर जो रूल्स थे ना वो बताए थे। लेकिन आज हम इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। जो बंदा पहली बार टेंस पढ़ रहा है ना, जो बच्चा, उसके भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। बस आपको मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है। अगर बोर करूं तो टॉलरेट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूं कि जब ये क्लास खत्म होगी ना, सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है उसका फोबिया आपके दिमाग से निकल चुका होगा। बस 40 मिनट 45 मिनट की जब मैं क्लास लूं, उसको मुझे थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। अब देखो, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास है। अपना जो समय वो बहुत कीमती है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ टेंस। आपकी भी हालत इस बच्चे की तरह ही होती होगी, सोच में पड़ जाते हो कि यार ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है क्या। जब आप टॉपिक उठा के देते, सिलेबस उठाते हो तो इंग्लिश का जो पहला टॉपिक है वो क्या आता है? टेंस ऑब्लिक सीक्वेंस ऑफ टेंस। ये आपका पहला टॉपिक रहता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। लेकिन आज इसका निचोड़ निकालेंगे। टेंस मैं आपको काफी बार पढ़ा चुकी हूं, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। जो बच्चे हमारे ऐप पे फुल बैच वाले हैं उनके भी टेंस कंप्लीट हो गए, उनका सीक्वेंस ऑफ टेंस भी हो गया है। टेंस हम पढ़ चुके हैं, आज हम निचोड़ निकालेंगे इसका कि सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ टेंस। अगर आप इसकी बेसिक चीज समझ जाओगे,
आपको आगे जो मैं 11 इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगी, रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग से समझना है। पहली चीज है सीक्वेंस किसे कहते हैं। ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ टेंस पूरा बाद में समझेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस होता है क्रम। क्रम होता है ना, ऑर्डर, सीरीज में जमाना, ये होता है सीक्वेंस। अब आप कहोगे कि मैम टेंस का ऑर्डर, टेंस की सीरीज, हाँ यही तो सीक्वेंस ऑफ टेंस है। सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं, दो फोटोज हैं आपके सामने, ठीक है, पहले इसको ध्यान से देख लो। ये पूरी अल्फाबेट है, ये क्या है? अल्फाबेट है, और ये भी अल्फाबेट है, दोनों अल्फाबेट हैं। इस फोटो में जो अल्फाबेट है, बताओ वो सीक्वेंस में है क्या? नहीं है ना। आप उसको समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। ये क्या है? ये पूरा मिक्सअप हो रखा है, ठीक है, ये मैस है, ठीक है, ये अल्फाबेट पूरी मैस हो रखी है। अब आपको क्या करना है, इस मैस हो चुकी अल्फाबेट को आपको सीक्वेंस में जमाना है। कैसे जमाओगे? पहले ए, फिर बी, सी, डी, ई, इस तरह से आप पूरी अल्फाबेट को क्या कर दोगे? सीक्वेंस में जमाओगे। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अभी टेंस पे नहीं जाना, अभी सिर्फ सीक्वेंस पे फोकस करो। ये पूरी मैस हो रखी थी अल्फाबेट, ठीक है, ये बी है, आर ए सी आई ए वाई डी वाई ई एम एक्स, ये एकदम एकदम पूरा मैसअप हो रखा है। आपको इसको सीक्वेंस में जमाना है, एकदम सही सही जमाना है। आपने इसको सही सही जमा लिया, तो ये तो था सेंसलेस, ये था गलत, और ये क्या है? सही। आपने इसको सीक्वेंस में जमा लिया, आपने इसको ऑर्डर में जमा लिया, आपने इसको सीरीज में जमा लिया। पहले आपने जमाया ए बी सी डी ई एफ। आपके पूरे कमरे में आपकी बुक्स फैली पड़ी हैं, ठीक है, इधर जीके की हैं, इधर करंट जीके की हैं, इधर भारत की जीके की हैं, इधर साइंस की हैं, इधर, मतलब पूरा मैस हो रखा है। अब आप क्या करोगे? आप अपने रूम में जाके, हाँ आवाज आ रही है ना, आप अपने रूम में जाकर क्या करोगे? रूम में जाके आप उन सारी बुक्स को एक जगह लोगे, एक जगह लेकर आप क्या करोगे? इंग्लिश की एक तरफ जमाओगे, फिर हिंदी की, फिर राजस्थान जीके की, फिर इंडिया जीके की, फिर साइंस की, और फिर करंट जीके की। आपने जो पूरी मैथ हो रखी थी बुक्स, आपने उन बुक्स का क्या कर दिया? आपने उनको सीक्वेंस में जमा दिया, क्रम में जमा दिया, सीरीज में जमा दिया, श्रृंखला में जमा दिया। अरे भाई इतना इजी है, इतना इजी है। और 99% जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहां से बनते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस से। सीक्वेंस मीन्स टू अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर और प्रॉपर लाइन और सीरीज। ये लो भाई, सीक्वेंस का मतलब है चीजों को अरेंज करना, यानी जमाना। अरेंज क्या भाई? जो एकदम से जीरो बंदा होगा ना, आज एकदम से जीरो होगा, हिंदी मीडियम का कोई मेरा भाई या बहन होगा ना जीरो, आज की क्लास में वो भी सीख के जाएगा सीक्वेंस ऑफ टेंस। अरेंज होता है जमाना, ठीक है, जमाना मतलब दुनिया वाला जमाना नहीं, प्रॉपर तरीके से रखना। थिंग्स यानी वस्तुएं, तो चीजों को ऑर्डर में, प्रॉपर लाइन में या सीरीज में जमा देना। जैसे कि हमने ये एबीसीडी थी, पूरी अल्फाबेट थी, हमने इसको सीरीज में जमा दिया, सीरीज में जमा दिया, तो यहाँ पर तो वो सेंसलेस थी, यहाँ पर ये सेंसफुल है, ठीक है। यही होता है सीक्वेंस। अब टेंस का सीक्वेंस कैसे होगा? टेंस का सीक्वेंस वो होता है जब एक कोई टेंस है, एक कोई टेंस है, देखो दो लोग कब साथ होते हैं? दो लोग कब साथ, बताओ, दो लोग दोस्त कब बनते हैं? जब उनके विचार मिलते हैं तभी वो फ्रेंड्स बनते हैं ना। आप नए नए स्कूल में गए, आप नए नए कॉलेज में गए, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, लेकिन आपके दोस्त कौन बनेंगे? आपके दोस्त एक या दो बच्चे वही बनेंगे जिनसे आपके विचार मेल खाएंगे, या जो आपके जैसे होंगे, यानी जिनसे आपकी बनेगी। वैसे ही टेंस होते हैं। ये जो टेंस है ना, तीनों 12 टेंस हो गए, ये जो पूरे 12 टेंस हैं, इनकी जिसके साथ विचार मेल खाते हैं, जिसके साथ बनती है, उन्हीं के साथ हम इनका सीक्वेंस बिठाएंगे, क्योंकि तभी वो प्रॉपर सेंस देंगे। अगर हम एक टेंस को
एक टेंस को किसी गलत टेंस के साथ सीक्वेंस बना देंगे तो अपना सेंटेंस हो जाएगा गलत। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, रूल्स से देखेंगे। ठीक है, ये जो टेंस है ना पूरे देखो मेन 3 टेंस होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों टेंस हो गए भाई। 3 भाई हैं ये। अब इन तीनों के 4-4 बच्चे हैं। ठीक है, कौन कौन से? इंडेफिनिट, और सबके नाम सेम रख दिए इन्होंने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये लो, ठीक है, ये 3 भाई हैं, 1 2 3। इन तीनों भाइयों के 4-4 बच्चे हैं, चारों के नाम इन्होंने सेम रख दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि हमारा जो नाम है, हमारे नाम के बाद में हमारे फादर का नाम आता है ना, वैसे ही इन बच्चों के नाम, इन 4 बच्चों के नाम सेम है, लेकिन इनके साथ इनके फादर का नाम तो आएगा ही। तो इनके फादर कौन है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो ये पूरे 12 हो गए, 12 टेंस हैं। तो इन 12 टेंस में से जिस टेंस का किसी दूसरे टेंस के साथ कॉम्बो बनेगा, ठीक है, जिस टेंस की किसी दूसरे टेंस के साथ बनेगी, वो अगर दोस्त होंगे तभी सेंस सही आएगा सेंटेंस में, वरना हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी हमारी पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से हमारे दोस्त वही बनेंगे, 100 बच्चों में से हमारे दोस्त वही बनेंगे जिनसे हमारे विचार मेल खाएंगे, ठीक है, जिनसे हमें कंफर्टेबल फील होगा, जिनसे हमारी बनेगी, वही हमारे दोस्त होते हैं। सेम बात टेंस के ऊपर भी लागू होती है। रूल नंबर 1 देखो, रूल नंबर 1, रटना नहीं है, रटते ही गड़बड़ है मामला, सिर्फ समझो। ये है सिंस, ये क्या है? सिंस। अगर ध्यान से सुन लो, अगर सिंस के बाद में सिंपल पास्ट टेंस है, सिंस के बाद क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंस का ये जो सिंपल पास्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। ये 11 जो रूल है ना, आपकी एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे पता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए कि टेंस के सवाल आते कहां से हैं। यहां से आते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस से, क्योंकि बच्चा यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। बच्चे को तो याद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, बच्चे को याद है पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बच्चे को सब कुछ आता है टेंस का बेसिक, लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है एडवांस यानी सीक्वेंस ऑफ टेंस पे जाके। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बोर कर रही हूँ क्या? मुझे लग नहीं रहा बोर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको टॉलरेट करना पड़ेगा अगर ये पूरा टॉपिक क्लियर करना है तो। आओ टॉपिक पे। सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। क्लियर है? ऐसे क्लियर नहीं होगा, बिना एग्जाम्पल देखे कोई चीज क्लियर नहीं होगी। इंग्लिश में बिना एग्जाम्पल के कोई चीज क्लियर नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो, द हस्बैंड हैज नॉट मेट हर सिंस द वाइफ लेफ्ट होम। पहली बात तो ये कि हस्बैंड के आगे द आया है और वाइफ के आगे द आया है, यानी किसी पर्टिकुलर किसी डेफिनेट हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है, इसलिए इनके आगे द आया है। तो ये क्या है? सिंस है। सिंस के बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल कह लो, एक ही बात है। सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सिंस के पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द हस्बैंड हैज नॉट। हैज क्यों आया हस्बैंड के लिए? क्योंकि हस्बैंड यहाँ पर सब्जेक्ट है, हस्बैंड यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव आएगा। आई वी यू और दे के साथ हैव आएगा। क्लियर है? आगे चलो। द हस्बैंड हैज नॉट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, कई हमने जो आपको कांटेक्ट नंबर दे रखा है ये वाला, इस पे बच्चों के सबसे ज्यादा जो डाउट्स हैं वो आ रहे हैं कि हम टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के, कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जैसे कि टेंस के टॉपिक वाइज आपकी क्वेश्चन चल रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, हमें आता सब कुछ है। चलो आओ अभी सिखाती हूँ। कोई भी सेंटेंस हो, आपको इंग्लिश का सेंटेंस कहीं भी दिख गया, आपको सीधा उसकी वर्ब के ऊपर फोकस करना है और कहीं भी नहीं जाना। भले ही वो टेंस का सवाल हो, एक्टिव पैसिव का हो, नरेशन का हो, क्लोज हो, फ्रेज हो, कुछ भी हो, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो, एरर हो, कुछ भी हो, आपको ना सब्जेक्ट पे फोकस करना है ना ऑब्जेक्ट पे फोकस, कुछ भी नहीं। आपको सीधा सीधा जाना है कहां पर? सीधा सीधा आप जाओगे कहां जाओगे? वर्ब के ऊपर। अब वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर अगर आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, अगर आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको एक्टिव का पैसिव बनाना है, अगर आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है, सबसे पहला और जो कंपल्सरी काम है वो ये है, यू हैव टू फोकस ऑन हेल्पिंग एंड मेन वर्ब। आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब पे फोकस करना पड़ेगा। यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कर लिया भाई, यहां तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, और हैज हैव और वर्ब थर्ड का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भाई ये है एकदम सही, क्योंकि मैम ने रूल हमें बता दिया कि सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है, सिंस के जस्ट बाद अगर सिंपल पास्ट है, तो उसका कॉम्बो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से। इसका अर्थ समझो, क्योंकि मेरे जैसे जो, भाई मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, बहुत सामान्य सी स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे जैसे जो मेरे भाई बहन हैं छोटे, उनको तो हिंदी अर्थ से ही समझ में आएगा, जैसे कि मेरे हिंदी अर्थ से ही आता था समझ में। द हस्बैंड हैज नॉट मेट हर, हस्बैंड उससे नहीं मिला है। सिंस जब से, द वाइफ लेफ्ट होम, हस्बैंड उससे नहीं मिला है जब से उसकी पत्नी ने घर छोड़ा। पत्नी ने घर पास्ट में छोड़ दिया पत्नी ने घर पास्ट में छोड़ दिया, तो जब से पत्नी ने घर छोड़ा था तब से पति उससे नहीं मिला है। तो सिंस के बाद वाले एक्शन को बताओगे सिंपल पास्ट से और दूसरा कॉम्बो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से। अब जरूरी नहीं है कि ये सिंस बीच में ही आए और उसके बाद, सिंस तो पहले भी आ सकता है। सिंस अगर पहले आ गया तो मैंने आपको सिर्फ इतना बोला है कि सिंस के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होगा ना वो पास्ट सिंपल में बनेगा, और अगर सिंस शुरू से आ रहा है तो यहाँ पर पास्ट सिंपल लगा दो और प्रेजेंट परफेक्ट को कोमा लगाकर बाद में लगा दो। सिंस मोहन फेल्ड इन एग्जाम्स, जब से मोहन एग्जाम्स में फेल हुआ, ही हैज स्टॉप्ड प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहां पर द, ये एस हटा दो और यहां पर द लगा दो, क्योंकि अब यहां पर ये ज्यादा, हालांकि सेंटेंस वो भी सही था, लेकिन हम इसको और ज्यादा सेंसिबल बनाने के लिए और ज्यादा सेंसफुल बनाने के लिए हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर रहे हैं। मान लो मोहन किसकी तैयारी कर रहा था, मान लो मोहन आरएस की तैयारी कर रहा था और वो आरएस प्री में फेल हो गया, तो सिंस मोहन, यह ये जो, क्योंकि सिंस के बाद आया है तो ये जो वर्ब है वो आएगी पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो भले ही सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो जब से मोहन एग्जाम में फेल हुआ, ही यहाँ पर मोहन के लिए आया है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज स्टॉप्ड प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तब से ही उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन बंद कर दी। अब देखो अगर मैं यहां पर ये लिख दूं ही वॉज स्टॉप्ड, सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये जो सिंपल पास्ट टेंस है ना सिंस वाला, इसका फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सिंपल पास्ट ये कह रहा है भाई मैं तो मेरे दोस्त के पास ही बैठूंगा। लड़ाई होती थी ना पहले स्कूल टाइम में कि भाई मैं मेरी फ्रेंड के पास ही बैठूंगी, मुझे अगर सर आगे पीछे कर देंगे तो मुझे नहीं बैठना, मैं बैठूंगी ही नहीं वहां पर।
तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस है इसका दोस्त है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इस सिंपल पास्ट टेंस को किसी दूसरे टेंस के साथ बिठा दोगे तो ये नाराज हो जाएगा और नाराज होते ही सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो इसको इसके दोस्त के पास ही बिठाना है। इसी को सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं कि ये इनको प्रॉपर अरेंज करना। भाई ये सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट है तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, यानी इसके साथ आएगा, इसके बाद में भी आ सकता है, लेकिन मेन जो है वो ये है। ठीक है, ये होना चाहिए। सिंस के जस्ट बाद अगर सिंपल पास्ट है तो सिंस का कॉम्बिनेशन बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से। आप तो इतना याद रख लो। इसी को सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं कि एक टेंस का कॉम्बिनेशन दूसरे टेंस के साथ बनाना। अगर आप उस टेंस का कॉम्बिनेशन गलत टेंस के साथ बना दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इनके जो दोस्त है ना उनके पास ही इनको बिठाएंगे। अब मुझे बताओ इससे ज्यादा इजी और मैं कर सकती हूँ क्या? कोई भी टीचर नहीं कर सकता इससे ज्यादा इजी। आगे चलो, रूल नंबर 2 पढ़ो। पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट देखो, पास्ट का जो टाइम होता है ना, पास्ट के समय को बताने के लिए जो वर्ब पास्ट का समय एक्शन बताएगी, पास्ट के टाइम का एक्शन बताएगी, वो पास्ट टेंस होता है। पास्ट में कोई एक काम चल रहा था, पास्ट में कोई एक काम कंटिन्यू था, उस एक कंटिन्यू के काम में एक काम बीच में हो गया। पास्ट में कोई एक काम कंटिन्यू चल रहा था और उनकी कंटिन्यूशन में एक काम बीच में हुआ, तो जो काम पहले से कंटिन्यू चल रहा था उसको पास्ट कंटिन्यू से बताओगे, और जो काम एक मोमेंट के लिए बीच में हुआ उसको सिंपल पास्ट से बताओगे। क्लियर है? सेंटेंस देख लो। व्हेन मदर रीच्ड होम द चिल्ड्रन वर फाइटिंग। अब देखो, बच्चे लड़ रहे थे भाई। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे लड़ रहे थे। पास्ट में कोई एक एक्शन हो रहा था, बच्चों का लड़ना। बच्चों का लड़ना कोई एक एक्शन हो रहा था। ये बच्चे बहुत पहले से लड़ रहे थे। मान लो मदर तो ऑफिस गई हुई है और इन्होंने तो दोपहर में ही लड़ाई शुरू कर दी, दोपहर में ही लड़ाई शुरू कर दी, तो बच्चे कंटिन्यू लड़ रहे थे। बट ये जो एक्शन है बच्चों का फाइटिंग करना, ये एक्शन पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। इस एक्शन के बीच में कोई एक एक्शन होता है, मदर का घर पहुंचना। जो काम पहले से चल रहा था कंटिन्यूशन में, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बताएंगे। जो काम बीच में एक मोमेंट के लिए हुआ उसको सिंपल पास्ट से बताएंगे। बच्चे कंटिन्यू लड़ रहे थे तो चिल्ड्रन वर फाइटिंग। चिल्ड्रन के साथ वर क्यों आया? क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर वर आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होती तो वॉज आता। ठीक है, तो बच्चे लड़ रहे थे, कंटिन्यू चल रहा था काम। इसी बीच, उनकी लड़ाई के बीच ही मदर वहां पर घर पर पहुंच गई, तो मदर रीच्ड। रीच्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। बन गया इनका कॉम्बिनेशन। टेंस का कॉम्बिनेशन बनाना ही तो सीक्वेंस ऑफ टेंस है। टेंस को प्रॉपर अरेंज करना ही तो सीक्वेंस ऑफ टेंस है। ठीक है। व्हेन द गेस्ट्स रीच्ड होम, जब मेहमान घर पहुंचे, पास्ट का कोई एक काम है। माई डॉटर वॉज क्राइंग। अब देखो, मेरी बेटी रो रही थी। पता है बच्चों का क्या होता है, जब मेहमान आते हैं ना तब बच्चे हमेशा इंसल्ट करवाते हैं। या तो वो रोएंगे या फिर हम मेहमानों को कुछ चाय नाश्ता करवाएंगे, तो उस टाइम पे वो क्या एक्शन करते हैं कि इन्होंने तो ये देखा ही नहीं है, ये कुकीज, ये बिस्किट, ये नमकीन, ये मिठाइयां तो इन्होंने बच्चों ने कभी देख ही नहीं रखी। तो वो क्या कहेंगे, मुझे भी खाना है, मैं भी लूंगा, थोड़ा सा गलत बिहेव करेंगे। तो बस वही बात है, यहाँ पर मेरी जो बेटी थी वो रो रही थी, तो माई डॉटर वॉज क्राइंग। अब बताओ डॉटर के लिए वॉज क्यों आया? क्योंकि डॉटर सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई। डॉटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर आएगा। और सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में कोई निगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, तो डिड का यूज करेंगे। एक चीज और ध्यान में रख लो, डू, डज और डिड। डू और डज आता है किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और डू डज तो प्रेजेंट सिंपल में आता है, और प्रेजेंट आ रहा होगा समझ में, फीडबैक जरूर दे देना इसका। और डिड होता है पास्ट सिंपल में यूज होता है।
इनके बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है भाई, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरी बच्ची का जो रोने का एक्शन था वो कंटिन्यू चल रहा था, इसी बीच एक एक्शन और हुआ, मेहमानों का घर पहुंचना। तो जो बीच में एक्शन हुआ उसको बताएंगे पास्ट सिंपल टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो कंटिन्यू एक्शन चल रहा था उसको बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। क्लियर है? कोई भी सेंटेंस देख लो, सेंटेंस को देखते ही कहां टारगेट करोगे, सीधा वर्ब के ऊपर पहुंच जाओ। रूल नंबर 3, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में कोई दो काम एक साथ चल रहे हैं तो दोनों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। अगर पास्ट में कोई दो काम एक साथ चल रहे हैं तो दोनों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि प्रेजेंट में अगर कोई दो काम साथ साथ चल रहे हैं, एक साथ दो काम कंटिन्यूशन में हैं, दोनों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। और पास्ट में अगर कोई दो काम साथ साथ चल रहे थे, दोनों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम ड्राइविंग एंड शी इज टेकिंग ए नैप। मैं गाड़ी चला रहा हूं और वो एक झपकी ले रही है, मतलब वो सो रही है। ये क्या हो गया? थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सीखने में, बट अभी क्या है? ओ, चलो। हाँ जी, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला गायब हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल कैसे है? नहीं होना चाहिए। बाकी तो सारी आ रही हैं। एक तो मैं ना टेक्निकल चीजों में थोड़ी सी पुअर हूं, ये टेक्निकल जो चीजें ना वो मुझसे हैंडल नहीं होती। अब वो तो पीपीटी गायब हो गई, कोई नहीं। हर नंबर की पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रूल नंबर 3 यही लिख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 यही लिख लो। अच्छा, ये जो क्लास है ना, इसकी पीडीएफ मैं आपको यहीं पर ऐप में ही जो स्टडी मटेरियल है ना उसमें प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से स्टडी मटेरियल में जाके आप इसको ले सकते हैं। रूल नंबर 3 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये लो जी, मैं तो गाड़ी चला रहा था और मेरी जो वाइफ है वो क्या कर रही थी? नैप ले रही थी। सॉरी, ये प्रेजेंट में है तो आई एम ड्राइविंग एंड माई वाइफ इज टेकिंग ए नैप। टेक ए नैप होता है कोई झपकी लेना, नैप किसको कहोगे? नैप होता है झपकी। ये रूल नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट में कोई दो काम एक साथ हो रहे हैं तो उसके लिए दोनों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरी पत्नी जो है वो एक नैप ले रही है। उसका गाड़ी चलाने का काम हो रहा है, उसी के साथ ही गाड़ी में बैठे बैठे उसकी पत्नी क्या ले रही है? झपकी ले रही है। दो काम जब साथ साथ हो रहे हैं प्रेजेंट के, दोनों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। आगे देखो, रूल नंबर 4, पास्ट के कोई दो काम एक साथ हो रहे हैं तो दोनों के दो, पास्ट में कोई काम एक साथ हो रहे थे, दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। राम वॉज वर्शिपिंग एंड सीता वॉज लिसनिंग टू भजन। अब राम और सीता दोनों भगवान की पूजा कर रहे थे, तो राम तो वर्शिपिंग, वर्शिप पूजा भी होता है और वर्शिप पूजा करना भी होता है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो राम तो
पूजा कर रहे थे और सीता भजन सुन रही थी। राम और सीता दोनों का जो काम था वो एक साथ चल रहा था। ये जो एक्शन था वर्शिप करना और भजन सुनना दोनों एक साथ चल रहा था, तो दोनों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूं कि शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें ये रूल ना आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बिफोर पास्ट इंडेफिनिट। आप आफ्टर और बिफोर के चक्कर में मत उलझो। मैं आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। क्या सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि पास्ट में कोई दो काम हुए, पास्ट में कोई दो काम हुए, जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट से बताएंगे, जो काम बाद में हुआ उसको हम सिंपल पास्ट टेंस से बताएंगे। बस जो काम पहले हुआ उसको किससे बताओगे? पास्ट परफेक्ट से। जो काम बाद में हुआ बाद वाले काम को बताओगे सिंपल पास्ट से। ओके, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? लो अभी हम सेंटेंस देखते हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, डिपार्टेड होता है प्रस्थान कर लेना, रवाना हो जाना। हैड आया है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड है। कोई भी सेंटेंस देखा सीधा हम फोकस करेंगे उसकी वर्ब पे। तो ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब और ये है इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन रवाना हो चुकी थी, ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी। बिफोर वी रीच्ड, ये रीच्ड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट है। बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी। इस टेंस के अकॉर्डिंग बताओ कि हमने ट्रेन पकड़ी या नहीं पकड़ी। हम तो ट्रेन पकड़ने से रह गए क्योंकि हम लेट थे, क्योंकि पास्ट में ये दो काम हुए, ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन का प्रस्थान करना और हमारा स्टेशन पे पहुंचना। ट्रेन का प्रस्थान करना पास्ट परफेक्ट से बताया जा रहा है और हमारा स्टेशन पे पहुंचना सिंपल पास्ट से बताया जा रहा है। इसलिए हम ट्रेन नहीं पकड़ पाए क्योंकि ट्रेन तो पहले ही डिपार्ट हो चुकी थी और हम स्टेशन पे बाद में पहुंचे। द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन। अब बताओ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताओ कि हम ट्रेन को पकड़ पाए या नहीं। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेन छूट गई और इस सेंटेंस के हिसाब से हमने ट्रेन पकड़ ली। कैसे पता लगा? द ट्रेन डिपार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये जो पास्ट सिंपल में आया है आफ्टर वी हैड रीच्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो है पास्ट परफेक्ट, ये तो है पास्ट परफेक्ट टेंस और ये है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। पास्ट इंडेफिनिट कह लो या पास्ट सिंपल कह लो। तो हमारा पहले कौन सा काम हुआ? हमारा स्टेशन पे पहुंचना। तो द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन, जब हम स्टेशन पे पहुंच चुके थे उसके बाद ट्रेन रवाना हुई। इस सेंटेंस के हिसाब से तो हम ट्रेन में बैठ गए और हमें जहां जाना था हम अपनी डेस्टिनेशन पे चले गए, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से हमारी ट्रेन छूट गई। यही खेल है सीक्वेंस ऑफ टेंस का। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अगर कोई रूल है तो वो ये है। अब उम्मीद करती हूं कि इसके बाद ये कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। रूल नंबर 6, वैसे देखा जाए तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन मैंने कंडीशनल सेंटेंस को भी सीक्वेंस ऑफ टेंस में लिया है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में भी दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको भी हम सीक्वेंस ऑफ टेंस में ले सकते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में जब कोई सेंटेंस व्हेन, इफ, एज इफ, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस इन शब्दों से शुरू हो तो इनके जस्ट वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और आगे वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। इसको हम कहेंगे, इसको कौन सा क्लोज कहोगे? इसको कहोगे सबऑर्डिनेटिंग क्लोज।
ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज और ये है प्रिंसिपल क्लोज। या फिर PAL होगा, प्रिंसिपल क्लोज। या फिर आप इसको रिजल्ट क्लोज भी कह सकते हो, रिजल्ट क्लोज। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है और ये रिजल्ट क्लोज है या प्रिंसिपल क्लोज है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होगा ना, जिसमें शर्त सूचक शब्द लिखे जाएंगे, तो जो सेंटेंस ये शर्त सूचक शब्द है, ये शर्त बताते हैं, ये जो शब्द हैं ये क्या है, ये शर्त सूचक हैं, ये कंडीशन को बताते हैं, तो ये शर्त सूचक हो गए। इन वर्ड्स के जस्ट बाद जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और उसके बाद में जो रिजल्ट क्लोज आएगा वो आएगा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ये जो लड़का है ना फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका दोस्त कौन हुआ, इसका दोस्त है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की और प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपस में दोस्ती है, और स्कूल में ये दोनों साथ साथ बैठते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को अच्छे से याद कर लेना। इसके सेंटेंस देखो, ये देखो शर्त सूचक शब्द, वेन माई फ्रेंड अराइव्स, जब मेरा दोस्त आएगा, आई विल टेल हिम ऑल द मैटर, तो मैं उसको सारा मैटर या सारी बात बताऊंगा। ये दिखने में तो प्रेजेंट है, हमने क्या किया, हमने सीधा वर्ब के ऊपर टारगेट कर दिया, वर्ब के ऊपर फोकस किया, वर्ब पे फोकस किया, तब हमें पता चला कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये कह रहा है भाई लगा सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये वेन से शुरू हो रहा है, फिर कॉमा आ गया, और जो रिजल्ट क्लोज होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आई विल, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई विल टेल हिम ऑल द मैटर। अब देखो, इसे ही तो सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं कि दिखने में तो प्रेजेंट और सेंस दे रहा है फ्यूचर का, यही सीक्वेंस ऑफ टेंस है। कि मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कि व्हेन माय फ्रेंड अराइव्स, जब मेरा दोस्त आता है मैं उसको सारा मैटर बताऊंगा, नहीं, इसका सेंस गलत है। इसका सेंस होगा व्हेन माय फ्रेंड अराइव्स, जब मेरा दोस्त आएगा, जब मेरा दोस्त आएगा, आई विल टेल हिम ऑल द मैटर, तब मैं उसको सारी बात बताऊंगा, आएगा बताऊंगा। तो दिखने में तो प्रेजेंट और सेंस है फ्यूचर। अनलेस कृष्णा हैव या ईट दिस खिचड़ी, जब तक कृष्णा इस खिचड़ी को नहीं खाएगा, आई विल नॉट गो होम, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। आपने वो सुना होगा कि वो एक गाना है ना, थाली भर कर लाई रखी खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी जिमाओ बेटी जाट की। तो बस ये जो सेंटेंस है वो उसी के ऊपर डेडिकेटेड है। कैसे, वो कह रही है लड़की कि भाई जब तक कृष्णा इस खिचड़ी को नहीं खाएगा मैं घर नहीं जाऊंगी। उस टाइम पे भी देख लो, जब जिसने ये गाना लिखा था ना, उसको भी सीक्वेंस ऑफ टेंस या उसको भी कंडीशनल सेंटेंस आते थे, इसीलिए उसने ये गाना लिख दिया। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का जानकार था जो इस गाने का राइटर था, जो इस गाने का राइटर था या है, ठीक है, वो इस कंडीशनल सेंटेंस का जानकार है। तो खाने को देखो, खाने के लिए हैव भी यूज में ले सकते हैं, हैव यानी खाना, हैव यानी रखना, ठीक है, हैव, और ईट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर मुझसे पूछोगे कि मैम हैव का यूज करें या ईट का यूज करें, आई एम ईटिंग फूड मत बोलो, आई एम ईटिंग डिनर मत बोलो, आई हैव डिनर या फिर आई हैड डिनर, मैं डिनर कर चुका था, आई हैव डिनर, मैं डिनर कर चुका हूं। तो खाने के सेंस में आप हैव का यूज लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ईट का यूज भी कर सकते हो, ईट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये इससे थोड़ा कम अप्रोप्रिएट है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो वो क्या कह रही है कि थाली भरकर लाई रे खींचड़ो, कि भाई कृष्ण जी, ये शर्त अनलिस, शर्त सूचक है ना, ये अनलिस आ गया। अच्छा एक चीज और, अनलिस और अनटिल के साथ कभी भी नोट का यूज मत कर देना।
अनलिस और अंटिल अपने आप में नोट है। ये नहीं कहेगी कि अनलिस कृष्णा हैव नोट दिस खिचड़ी, जब तक कृष्णा इस खिचड़ी को नहीं खाएंगे, ठीक है। अनलिस कृष्णा हैव दिस खिचड़ी, जब तक कृष्णा इस खिचड़ी को नहीं खाएंगे, आई विल नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाऊंगी। सेंटेंस दिखने में तो क्या है, दिखने में तो है प्रेजेंट का, सेंस आ रहा है फ्यूचर का, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ इसकी दोस्ती है, तो ये सेंस फ्यूचर का दे रहा है, स्टार्टिंग होगी। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट पहले आ सकता है और ये बाद में जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आई विल नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाऊंगी, कोमा अनलिश कृष्णा हैव दिस खिचड़ी। ये लो भाई, तो ये पहले भी आ सकते हैं और ये बाद में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, सेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा उससे। आगे चलो, रूल नंबर 7 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। जब सेंटेंस में इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम आए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई सेंटेंस इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम से शुरू हो और इनके जस्ट बाद में सब्जेक्ट हो, इसको टारगेट कर लेना। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम से कोई सेंटेंस शुरू हो, उसके जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब आएगी वो सेकेंड फॉर्म में आएगी भाई, ध्यान रखना। यूज वर विद ऑल सब्जेक्ट, और अगर हम वॉज वर का यूज करना हो तो हम वॉज का, नेवर यूज वॉज का यूज कभी भी नहीं करना, वर का यूज करेंगे। इट्स टाइम यू स्टडीड फॉर योर एग्जाम, अब समय है कि तुम्हें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, अब वो समय है कि तुम्हें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना होगा, ये बाध्यता बता रहा है। तो इट्स टाइम, इसके बाद ये सब्जेक्ट है, इट्स टाइम के बाद में जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इट्स हाई टाइम माई बॉस वर इन हर या हिज केबिन, बॉस तो हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। यहां पर देखो, जहां पर हमें हमें जेंडर क्लियर नहीं होता ना, जहां पर हमें जेंडर क्लियर नहीं होता वहां पर हमें हिज का यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आज मैंने एक टेस्ट दिया, आज वाला जो टेस्ट था ना इंग्लिश का, उसमें भी एक क्वेश्चन था ऐसा हिज हर वाला। तो जहां पर आपको जेंडर क्लियर नहीं है, जहां पर आपको नहीं पता यार मेल है कि फीमेल है, वहां पर आप हिज का यूज करें, या फिर मेल के लिए जो भी यूज होता है हिम हिज, वहां पर उसका यूज करें। तो इट्स हाई टाइम, अब वो समय है। माई बॉस, अब बॉस का हमें पता ही नहीं है हिज है या हर है, तो वहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा हिज। माई बॉस वर इन हिज कैबिन, अब समय है, यही वो समय है कि अब मेरा जो बॉस है वो कैबिन में होगा। तो बॉस के लिए वॉज का यूज कर दोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, वर का यूज करना है। अगर यहाँ पर स्टडी कर दोगे ना, यू स्टडी फॉर योर एग्जाम, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा हमेशा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। क्लियर है? आगे चलो। लेकिन आगे वाला पढ़ो। इट्स टाइम के बाद में, या इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, इनके जस्ट बाद अगर टू है, इनके जस्ट बाद अगर टू है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट है तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनके जस्ट बाद अगर टू है तो टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू प्लस वर्ब फर्स्ट, टू प्लस वर्ब फर्स्ट जो है वो क्या होता है, वो होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है बताओ? इन्फिनिटिव होता है भाई। बहुत अथा है यार, इंग्लिश तो अथा है, जितना जितना डीप में जाओगे ना उतना डीप में जाने का इंटरेस्ट आता जाएगा, इंग्लिश तो अथा है। तो इट्स टाइम
टू प्ले नाउ, इट्स टाइम टू प्ले नाउ, अब खेलने का समय है। इट्स टाइम टू ज्वाइन स्मृति, स्मृति को ज्वाइन करने का समय है। तो इट्स टाइम के जस्ट बाद अगर टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मुझे पता है इतना इजी तरीके से तो शायद ही आपको कभी क्लियर करके दिया होगा किसी ने, ठीक है। तो अब समय है कि आप स्मृति को ज्वाइन कर ही लो, और मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद तो आपको स्मृति को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फुल बैच है उस फुल बैच में हमने एलडीसी और स्टेनो के लिए हम डेडिकेटेड फुल बैच लेकर आए हैं। अभी भी टाइम है, आप फुल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजें क्लियर करवाएंगे, ओके। और जो बच्चा जीरो है ना, जीरो, उसको हम जीरो से ही शुरू करेंगे और उसको एडवांस तक लेकर जाएंगे। यूज वर फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, तो जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके लिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज होगा। इफ ओनली आई वर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, काश, इफ ओनली होता है काश, काश, काश मैं इस कंपनी का सीईओ होता। तो भाई ये तो इमेजिनेशन है, अब ये तो कोरी कल्पना है। कल्पना तो मैं, काश मैं अंबानी होती, काश मैं अडानी होती। तो ये कोरी कल्पना वाले जो सेंटेंस हैं, जो इमेजिनरी सेंटेंस हैं, इनके साथ हमेशा वर का यूज होगा, वॉज का यूज नहीं होगा। आई वॉज आप लगा दोगे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड या आई कुड फ्लाई इन द स्काई। आपने वो गाना सुना होगा ना, पंछी होती तो उड़ जाती रे, सुना है ना। बस जो जिस राइटर ने ये गाना लिखा था उसको इमेजिनरी सेंटेंस की नॉलेज थी। देखो राइटर्स को भी ग्रामर की कितनी नॉलेज होती है। इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होती। यदि मैं एक पक्षी हूं तो बताओ मैं क्या करूं। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ जाऊं। यदि मैं एक पक्षी हूं तो मैं आसमान में उड़ जाऊं। तो ये जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये जो कंडीशन वाला इफ यानी काश, यदि, इफ यानी यदि, और इफ ओनली यानी काश, तो ये इनके जस्ट बाद आएगा वर, और आगे जो एक और सेंटेंस आएगा ना उसमें हम वुड और कुड का यूज करेंगे। बताओ किसका यूज करेंगे, वुड और कुड का। अब आप कहोगे कि मैम वुड ज्यादा सही है या कुड ज्यादा सही है। अगर ऑप्शन में ये दोनों हैं तो वुड को ज्यादा मार्क्स मिले हुए हैं भाई। अगर ऑप्शन में दोनों है तो वुड को चूज करना, लेकिन अगर ऑप्शन में वुड है ही नहीं, कुड है, तो फिर कुड को तो चूज करना ही है। तो वुड और कुड को यूज आप चूज कर सकते हैं। आगे चलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखो, फ्यूचर है ना, फ्यूचर की कभी पास्ट टेंस से बनी नहीं। फ्यूचर और पास्ट टेंस की हमेशा से लड़ाई रहती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूचर के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनेगा। और प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट बेचारा बहुत अच्छा है। प्रेजेंट अपना कॉम्बिनेशन फ्यूचर से भी बनाता है, प्रेजेंट अपना कॉम्बिनेशन पास्ट से भी बनाता है। तो प्रेजेंट ने दोनों तरफ हाथ फैला रखे हैं और दोनों से दोस्ती कर रखी है, लेकिन पास्ट की और फ्यूचर की कभी नहीं बनी। तो पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनेगा। क्लियर। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। दे विल बी वेटिंग फॉर अस, वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कब, वेन वी रीच एट द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचेंगे। मान लो हम कहीं से आ रहे हैं तो हमारे घर वाले हमें स्टेशन पे लेने आए हैं, तो जब हम स्टेशन पे पहुंचेंगे वे हमारा इंतजार करेंगे। ठीक है, तो दे विल बी वेटिंग फॉर अस, वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वेन वी रीच, रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लग जाएगा। तो ये पहले भी आ सकता है। पहले आएगा तो क्या होगा, वेन when we reach the station, तो दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन ही तो सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है।
दे विल बी वेटिंग फॉर अस। ये लो जी, ये पहले भी आ सकता है और ये बाद में भी आ सकता है। आगे चलो, इंपॉर्टेंट है। बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बो बनेगा, और बाय द टाइम के जस्ट बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका कॉम्बो बनेगा पास्ट परफेक्ट से। बाय द टाइम के जस्ट बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा, और बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे आने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। सेंटेंस देखो, बाय द टाइम, ये बाय द टाइम आ गया, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। अब ये पास्ट की बात है, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म ऑफ स्टेनो या एलडीसी और एग्जाम हैड पास्ट। ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये तो है सिंपल पास्ट और ये है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। बाय द टाइम, जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म की, एलडीसी के एग्जाम की लास्ट डेट निकल चुकी थी, या स्टेनो के एग्जाम की लास्ट डेट निकल चुकी थी, या किसी भी एग्जाम के फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी थी। तो मैंने आपको ये तो पहले ही बता रखा है। क्या बता रखा है, इसमें कोई नई चीज थोड़ी है। मैंने आपको बता दिया कि पास्ट में कोई दो एक्शन हुए हो, जो एक्शन पहले हुआ है उसको हेड से, हेड प्लस वर्ब थर्ड पास्ट परफेक्ट से बताएंगे, जो एक्शन बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट से बताएंगे। वही कॉन्सेप्ट इसमें है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। आगे चलो, बाय द टाइम आई कंप्लीट ग्रेजुएशन। अब देखो, एक ही बात को दो तरीके से बताया गया है। जब तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म विल हैव पास्ड। जब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी होगी। यही तो सीक्वेंस ऑफ टेंस है। एक ही बात को हमने दो अलग अलग तरीके से बता दी। जब मैंने पास्ट में, जब मैंने ग्रेजुएशन पास की थी तब तक फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी थी। ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। अब फ्यूचर की बात कर लेती हूं। जब तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है भाई, ये प्रेजेंट सिंपल। जब तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म विल हैव पास्ड। विल हैव पास्ड है तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये लो जी, ये आपके 11 रूल जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंस का, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाँ, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ भी सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये जो टाइम है, आपका ये जो टाइम है, वो वर्थ इट है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे मेरी इंग्लिश को बेसिक से करके मुझे एडवांस तक लेके जाना है, एक बार हमारा बैच ज्वाइन करके देखिए, आपकी सारी चीजें डे बाय डे धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको फुल बैच लेना है तो स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप से आप फुल बैच ले लीजिए। इंग्लिश का फुल बैच है, ठीक है, जिसमें हम ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है जो कि टॉपिक वाइज होती हैं। अच्छा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का क्या फायदा है? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के ये फायदे हैं कि सोमवार से शनिवार आपको हमने आपको एक बार में ही शेड्यूल दे दिया और हमने उस शेड्यूल में अब तक कुछ भी चेंज नहीं किया। कईयों की आदत होती है कि हम बार बार मैसेज करते हैं कि अब इस बार ये होगा, इस शेड्यूल में ये चेंजेस है। नहीं, हम अपने शेड्यूल में परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों ने एक बार वो शेड्यूल देख लिया है, एक बार वो शेड्यूल उनके दिमाग में फिक्स हो चुका है, तो बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट देने के फायदे यही हैं कि आप मंडे से लेकर सैटरडे तक हमने जो टॉपिक आपको दिए हैं आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और संडे को आपको एक ही टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन जब मिलेंगे और आप एग्जाम की तरह उसको दोगे, तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है ना 5-6 दिनों में, वो एकदम क्लियर, एग्जाम टाइम पे आपको उसको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत रहेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही।
आप फीडबैक जरूर देना। हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, अगर मैसेज से आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तब आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम बच्चों से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आप जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं आप उनसे एक बार पूछ कर देखिए, विद इन हाफ एन आवर उनके डाउट क्लियर किए जा रहे हैं। क्योंकि ऐप बनाने का हमारा सेंस यही था कि जो बच्चे हमारे खुद के हैं, बैच के हैं, यूट्यूब पे हम ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं ना, यूट्यूब पे हम जनरली सबको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन आप ऐप पे आए हो तो हम आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप सीधा उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, और हम यहाँ पर बैठे हैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।